हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेके आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में थी और काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके अडॉप्टेड फादर और भाई उसे मरने के लिए हॉस्पिटल में ही छोड़ जाते हैं। तभी वो मन में कहती है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आने वाले हैं, वे मुझे बचा लेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी और एक औरत आते हैं जो उसके पेरेंट्स थे। तो उनको देखकर वो कहती है, आप लोग कौन हैं? मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? उनको बुलाओ। तो वो कहते हैं कि हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जिनको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तो क्या आप लोग मेरी सर्जरी करवाएंगे ना? तो वो कहते हैं हाँ जरूर, और उसे प्यार करते हैं। इसके बाद वो गुस्से से डॉक्टर्स को कहती है, तुम लोग अब तक मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरी बेटी की सर्जरी की तैयारी करो। जिसके बाद डॉक्टर्स सर्जरी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो मन में कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट सॉन्ग की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। लेकिन सर्जरी के बाद वे लोग भी दोबारा मेरा पता करने तक नहीं आए, जबकि मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने तो मुझे मरने के लिए हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद वो बेड पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आते हैं और उसे जगाते हैं, और वो आज अपने साथ उसके बड़े भाई चैन को भी लेकर आए थे। जिसके बाद वो जियांग से उसकी तबीयत पूछते हैं और उसे उसके भाई से मिलवाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा बड़ा भाई है। यहाँ हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में बच्चे बदलने की वजह से उनके पास कोई और लड़की थी जिससे वे सब बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद चैन जियांग को कहता है, सॉरी हम हॉस्पिटल नहीं आ पाए, क्योंकि जब से ये सारी बातें वैन को पता चली है तो वो तब से बहुत खराब मूड में है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उसका मूड ठीक हो जाए तो फिर हम तुम्हारे पास आए, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो वो कहती है, जी बोलिए। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि तुम अभी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर ही जाओ। हम तुमसे वादा करते हैं कि जैसे ही वैन का मूड ठीक होगा हम तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। उसको इस बात के लिए मनाना है ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तो वो कहती है, नहीं मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, आपको नहीं पता वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। तभी उसका भाई कहता है, तुम उस घर में पिछले 18 साल से रह रही हो, तुम एक दिन और नहीं रह सकती? इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? सिर्फ कुछ दिनों की बात है। तो वो मन में कहती है, आपको क्या पता ये साल मैंने कैसे गुजारे हैं? ये साल मेरी जिंदगी के सबसे खराब साल थे। मैं जाऊंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे लेने आ जाएंगे। तो उसके मॉम डैड कहते हैं, हाँ हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें लेने ज़रूर वापस आएंगे। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। जिसके बाद वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर जाती है जो खाना खा रहे थे, और वे उसे देखकर कहते हैं, तुम्हारे पास तो सर्जरी के पैसे नहीं थे, तो ये पैसे कहाँ से आए? ज़रूर तुमने कुछ गलत काम किया होगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि छोड़ो ये फालतू बातें, अब तुम आ ही गई हो तो जाओ और जाकर कपड़े धो। तो वो कहती है, डैड मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, क्या मैं वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं, क्या कहा? वॉशिंग मशीन? बिजली क्या फ्री की आती है? उसका बिल पे करना पड़ता है। और उसे मारने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ चेन आ जाता है जो उसे एक किक मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तो उसके स्टेप डैड कहते हैं, कौन है ये बास्टर्ड? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे घर में ही गंदे काम शुरू कर दिए हैं। तभी जियांग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को बुली करने की? जिसके बाद जियांग के डैड कहते हैं, अब मेरी बेटी 1 मिनट भी यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रहेगी, बस हो गया है, चलो अब मेरे साथ। और उसकी मॉम को कहते हैं, जाओ और जाके इसका सामान पैक कर लो। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है और कहती है, क्या सच में? तो वो कहते हैं, हाँ अब तुम्हें किसी का भी टॉर्चर सहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तो उसकी मॉम हैरान होकर देखने लगती है और कहती है, तुम यहाँ रहती थी? वो कहती है, नहीं मैं तो अंडरग्राउंड में रहती थी। ये जो आप देख रही है ये तो बहुत सुंदर है। और वो अपना सामान पैक करने लगती है। तो उसकी मॉम उसके हाथ से सामान लेकर फेंक देती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से कुछ भी ले जाने की,
मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कपड़े तो चेंज कर लूं। तो वो कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतार देती है और तभी वहाँ पर उसका भाई और डैड भी आ जाते हैं और वो सब उसकी कमर पर बने निशानों को देखते हैं, जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसका भाई समझ जाता है कि वो क्यों बार बार वहाँ आने से मना कर रही थी। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि आप लोग मुझे कह रहे थे कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, जबकि पिछले 18 साल मैंने इसी घर में गुजारे हैं, लेकिन जो साल मैंने यहाँ गुजारे हैं उसका अंदाज़ा आप में से कोई भी नहीं लगा सकता। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं जिंदा बच गई। तभी वहाँ पर उसका स्टेप डैड आता है और उसे ऐसी शर्ट उतार कर देख कर कहता है, यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम सबको अपने निशान दिखा दिखा कर सिंपैथी गेन कर रही हो। और फिर उसके भाई से कहता है, तुम लोग इसे लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ, बदले में मुझे पैसे दे दो, जिसके बाद मैं इसे जाने दूंगा। जो सुनकर उसके भाई को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद उसके मॉम डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम इन हालात में रह रही हो, ये सब हमारी गलती है, तुम हमारे साथ रहोगी। जिसके बाद वे उसे लेकर अपने घर जाते हैं, जहाँ वो इतना बड़ा और सुंदर विला देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी रियल फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है। तभी हम उसकी एडॉप्टेड सिस्टर को देखते हैं, जो उसे देखकर रोने लग जाती है। कहती है, डैड आपने तो कहा था कि आप इसे घर नहीं लेकर आएंगे, तो फिर आप इसे घर क्यों लेकर आए हैं? आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तो वे सब जियांग की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर उसके डैड वैन वैन से कहते हैं, चुप हो जाओ, ये भी हमारी बेटी है, तुम ऐसे नहीं बोल सकती। तो वो कहती है, आप मुझे डांट रहे हैं, वो भी इसके पीछे, और रोने लग जाती है। तभी वे उसे समझाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और उसके पीछे उसका भाई भी चला जाता है और जियांग के पास सिर्फ उसकी मॉम होती है। तो वो उनसे कहती है कि आप भी चली जाएं उसे समझाने। तो वो कहती है, हाँ बस मैं अभी आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उन्हें देखकर जियांग मन में कहती है, क्या अपने 4 आंसू बहाकर तुम लोगों को लगता है कि तुम इन्हें अपनी साइड पर कर लोगी? तो ये तुम्हारी गलती है। तभी वॉनवान अभिमान में कहती है, देखा तुमने, मेरे सिर्फ 4 आंसू देखकर ये सब लोग मेरी साइड पर हो गए। तुम्हारा तो यहाँ से पत्ता कट है, तुम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। जिसके बाद वो सब लोग वॉनवान को समझा देते हैं कि अब से वो भी इसी घर में रहेगी, क्योंकि वो भी इसी घर की डॉटर है, और ये बात उसको न चाहने के बावजूद भी माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बेडरूम में लेटी होती है और उसका बेड उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा होता है। जिसके बाद वो सोच रही होती है कि इतने साल गुजरने के बाद, इतनी मुश्किलों में और इतनी दिक्कतें झेलने के बाद फाइनली उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना लग्जूरियस रूम मिलेगा। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है, तो वो उठकर बैठ जाती है। तो वो उसे कहती है कि मैं आज तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। तो वो कहती है, जी करे। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम वैन वैन को कहीं ना भेजें, बल्कि उसे भी अपनी बेटी बनाकर रखें। भले ही वो गलती से फैमिली में आ गई थी, लेकिन 18 साल हमने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला है और अब हम सबको उसकी आदत हो गई है और हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। हम उसे ऐसे नहीं भेज सकते। ये अलग बात है कि हम तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तुम दोनों में फ़र्क ना करें। तो वो कहती है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने आज तक उसको जो जो चीज़ें लेकर दी हैं वो मुझे भी लेकर दे। और तभी वो अपनी मॉम के मुंह की तरफ देखती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं थोड़ी ग्रीडी हो गई शायद। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा हब बनता है। मैं अभी तुम्हारे डैड को कहकर तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाती हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लेना। तो वो खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू मॉम। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो लॉन्च में बैठी चाय पी रही होती है, और तभी उसकी मॉम और वैन वैन बाहर से आते हैं और उसे देखकर रुक जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं वैन वैन को बाहर लेकर गई थी, उसे एक नेकलेस पसंद आया था तो मैं उसको दिलाने लेकर गई थी। जो सुनकर जियांग का थोड़ा मुंह बन जाता है। तो वैन वैन अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें नेकलेस चाहिए तो तुम मेरा ले सकती हो, जो मैं अभी अभी लाई हूँ। आफ्टर ऑल जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी भी तो है ना।
तो जियांग इस बात को सीरियसली लेती है और कहती है अच्छा ये बात है, और उससे वो नेकलेस लेने लगती है। लेकिन तभी वो उसका मुंह देखती है और कहती है ओह सॉरी, मुझे लगा तुम सच में मुझे देना चाहती हो ये नेकलेस। इसी वजह से मैंने तो समझा था कि उसका मतलब वही होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम जो बोलती हो उसका मतलब कुछ और होता है। तो वो कहती है क्या? नहीं, जो मैंने कहा वो दिल से कहा है, और उसे वो नेकलेस दे देती है। तो वो उसे थैंक यू कहती है और वो नेकलेस खोल कर देखती है जो बहुत सुंदर था। जिसके बाद वो मन में कहती है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो, मैं तुमसे हर वो चीज ले लूंगी जो तुमने मुझसे छीनी है। जिसके बाद वॉन वान जानबूझकर अपने कमरे में एक स्नेक छोड़ देती है और शोर मचाने लगती है। तो सब लोग वहां पर आ जाते हैं और गार्ड्स को बुलाते हैं जो स्नेक को पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। और वो ये सब इल्जाम जियांग के सर पर डालती है और कहती है कि मुझे पता है कि उसको मेरे यहाँ रुकने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहती कि आप सब लोग मुझसे प्यार करें, इसी वजह से ही उसने ये सब किया है। जिसके बाद चैन भी कहता है हाँ, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई, इतना ज़्यादा शोर हुआ फिर भी वो इधर नहीं आई, ज़रूर उसने कुछ किया होगा। जिसके बाद वे सब लोग उसके कमरे में जाते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी। तो वॉन वान कहती है वाह, तो तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करके यहाँ से जा रही हो, देखो अगर तुम माफ़ी मांग लो ना तो तुम यहाँ रुक भी सकती हो। तभी उसके घर वाले भी उसे ब्लेम करने लग जाते हैं और कहते हैं ये हमने सोचा भी नहीं था कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा होकर इतना गिर सकती हो। तो वो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, और ये लड़की ये मुझसे इतनी नफरत करती है, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद वो सबको अपने फ़ोन में सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वैन वान ने खुद ही वो स्नेक अपने रूम में छोड़ा था और इल्ज़ाम जियांग पर लगा दिया था। जिसके बाद उसके डैड, भाई और मॉम उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हें जियांग से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो उसे कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ थोड़ी कॉम्प्लेक्स में आ गई थी, मैंने सोचा कि सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, मैं डर गई थी कि कहीं मुझे यहाँ से निकाल ना दिया जाए, इसी वजह से मैंने ये सब किया, मेरा कुछ बुरा इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो फिर वे सब लोग जियांग को कहते हैं कि देखो अब तो वो माफ़ी मांग रही है, अब तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने अब अपनी गलती मान ली है, इसलिए अब तो उसे माफ़ कर देना। तभी वो रोते हुए सबको कहती है हाँ, मैंने तो सुना था हमारी फैमिली के रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रूल्स सिर्फ मेरे लिए ही है, मुझे यकीन है कि अगर ये गलती मुझसे हुई होती तो आप सब लोग मुझे सज़ा देते, लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे आप लोगों से माफ़ कर दिया। तो सुनकर उसके डैड कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, हमारी फैमिली के रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने सही सुना है, हमारी फैमिली के रूल्स सबके लिए एक जैसे ही है और वैन वान को हम ज़रूर पनिश करेंगे। जिसके बाद वो उसके हाथ पर स्केल से बहुत ज़्यादा मारते हैं और उससे कहते हैं चलो अब अपनी बहन को सॉरी बोलो। तो वो रोते हुए जियांग को सॉरी बोलती है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चेन को देखते हैं जो जियांग के पास आता है और कहता है कि मैं सब समझता हूँ, ये जो तुम कर रही हो ना। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो स्नेक जब वो अपने कमरे में डाल देती है तभी तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पास फ़ोटो कैसे आई? सब कुछ मुझे कनेक्टेड लग रहा है। तो वो कहती है आपके कहने का क्या मतलब है कि मैंने जानबूझकर स्नेक उसके कमरे में डाला? लेकिन आपने तो खुद देखा है कि वो स्नेक मैंने नहीं बल्कि उसने ही डाला है। तो वो कहता है हाँ, अभी के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ कि अगली बार से मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना, मेरी बात समझ आ रही है। और वो वहाँ से चला जाता है, जबकि वो इनोसेंट सा मुंह बनाकर रह जाती है और कहती है मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो अपने मन में कहती है कि क्या अभी तो शुरुआत हुई है, मेरे खिलाफ खेलने वाली हर चाल कम है, बदला ज़रूर लूँगी। जिसके बाद अगले सीन में वैन वैन उसके पास आती है
और उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान देखकर वैन वैन उसके पास आती है और कहती है, कैसी हो? क्या तुम ये सोचती हो कि तुम यहाँ ही रहोगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकलवा दूंगी। तो वो कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वैन वैन कहती है कि नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। और फिर उसे डराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर अभी मैं तुम्हें इन सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दूँ तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। लेकिन जियांग थी ना, वो उल्टा उसे डराने लग जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ से नीचे फेंकना चाहती हो, सच में? और कहती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें ही यहाँ से नीचे फेंक दूँ? जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ से गिरकर तुम्हारी नाक टूट जाएगी और फिर तुम एक मॉन्स्टर जैसी लगोगी। और जानबूझकर वो उसे फोर्स करती है कि वो उसे धक्का दे दे। तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं और वे वैन वैन को जियांग को धक्का देकर नीचे गिराते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद जियांग नीचे गिरती है और मन में कहती है कि मैं तो बचपन से धक्के खाने की आदी हूँ। मेरे स्टेप डैड मुझे हर बात पे सीढ़ियों से धक्का दे देते थे और इसी वजह से मैं बहुत यूज्ड टू हूँ इस सीढ़ियों वाले ट्रैक से। जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ये सब देखकर उसके मॉम डैड वैन वैन को बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने खुद देखा है कि तुमने अपनी बहन को धक्का दिया। कोई इतना भी ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। तो वैन वैन कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उसने जानबूझकर खुद को धक्का दिया है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच कब बोलना शुरू करोगी? हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और अब भी तुम नहीं मान रही। इसके बाद वे लोग जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वैन वैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। जियांग ने जानबूझकर मुझे फोर्स किया था कि मैं उसे धक्का दे दूँ और अब वो नीचे गिर गई और मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं और वो अब हॉस्पिटल में है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जियांग होश में आती है। उसके मॉम डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि कृपया हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तो वो मासूम बनने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आता है और कहता है कि बस करो ये एक्टिंग करना, तुमने ये सब डेलिबरेटली किया है, मुझे सब पता है। तो जियांग अचानक से हैरान होने की एक्टिंग करती है और कहती है, क्या मतलब है कि मैंने जानबूझकर उसे फोर्स किया था कि वो मुझे धक्का दे? तो उसका भाई कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसके बाद जियांग कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग कर ली थी। जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है जिसमें वैन वैन कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से नीचे धक्का दे दूँ तो तुम्हारा क्या होगा। रिकॉर्डिंग सुनकर उसके डैड और बाकी सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गिर जाओगी। तभी चैन कुछ कहने लगता है तो उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम उसकी साइड ले रहे हो, जबकि तुम्हें रिकॉर्डिंग के बाद सब साफ हो चुका है। इसके बाद जियांग बहुत इनोसेंट बन जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि भाई मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो खुद बेचारा कंफ्यूज था कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और वैन वैन सबके सामने जियांग से माफ़ी मांगती है। अब जब वे दोनों रूम में अकेले थे तभी वैन वैन जियांग को मारने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को मेरे खिलाफ करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो जियांग को मारने के लिए बढ़ती है लेकिन जियांग उसे रोकती है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और अपने बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। फिर वो उसे मारती रहती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वो कहती है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ। तो वैन वैन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मॉम डैड तुम पर यकीन करेंगे, जो तुमने मेरे साथ किया है वो भी 2-2 बार। इसके बाद जियांग उसे मारती रहती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने 18 साल इस लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय किया है जिस पर मेरा हक था, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे नफरत नहीं थी। लेकिन अब
जब तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो तो इसका क्या मतलब है? मैं समझूं कि ये सब कुछ मेरा था, तुमको गलती से मिल गया था। फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो, तो अब मैं तुम्हें जवाब दूंगी, और ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारा मुंह ही टूट जाएगा। तो वैन वैन कहती है, अच्छा तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया, लेकिन तुम गलत हो कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। आज नहीं तो कल पेरेंट्स के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ ही जाएगा, और फिर देखना वे तुम्हें कैसे धक्के मारकर निकालेंगे। तो जियांग कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये मेरा घर है और मैं इस घर की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, जो जाएगा वो तुम हो। फिर हम उन सबको देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आज जियांग का हाई स्कूल का पहला दिन था। तो उसके डैड वैन वैन से कहते हैं कि आज तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ स्कूल जा रही है, तो तुमने इसका ख्याल रखना है। तो वैन वैन कहती है, जी आप बेफिक्र हो जाए, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं सिस्टर को हर्ट करूँ, वो सब गलती से हो गया, उसके लिए आप कृपया मुझे माफ़ कर दे। जिसके बाद वो मन में कहती है कि एक बार तुम स्कूल तो चलो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुम्हें तुम्हारी नानी याद न कराई तो कहना। जिसके बाद वे सब कार में बैठते हैं और उसका भाई उसे कहता है कि अब तुमने स्कूल में जाकर दिल लगाकर पढ़ाई करनी है, बहाने नहीं करने हैं। और खबरदार, अगर मुझे तुम्हारी कोई शिकायत आई, अगर मुझे ये पता चला कि तुमने फिर से सिस्टर को बुली करने की कोशिश की है। तो जियांग कहती है कि मैंने कब इसे तंग किया और मैंने इसके साथ कब क्या गलत किया, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वैन वैन कहती है कि कृपया अब नाटक करना बंद करो, यहाँ पेरेंट्स नहीं है, तो तुम अपने असली रूप में आ सकती हो। लेकिन फिर भी जियांग इनोसेंट सा चेहरा बनाए रखती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद वे लोग स्कूल जाते हैं। टीचर जियांग को क्लास में लेकर आती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती है कि ये हमारी न्यू स्टूडेंट है, और फिर उससे कहती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, मैं एक कॉल रिसीव करके आती हूँ, और वो क्लास से चली जाती है। इसके बाद जियांग अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक लड़की वैन वैन से कहती है कि मैंने देखा था सुबह तुम दोनों एक साथ आई थी, क्या तुम दोनों का कोई रिलेशन है एक दूसरे से? तो वैन वैन कहती है, नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उससे कोई रिलेशन है? तभी जियांग अपनी मॉम को वीडियो कॉल में लाती है और कहती है, मॉम, मुझे लगता है वैन वैन मेरा इंट्रोडक्शन देने में शर्मा रही है, तो कृपया आप मेरा इंट्रोडक्शन दे दे। तो उसकी मॉम कहती है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, ऑफ कोर्स तुम हमारी बेटी हो, सॉन्ग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर, और वैन वैन तुम्हारी छोटी बहन है। जिसके बाद सबको वहाँ पता चल जाता है कि जियांग सॉन्ग फैमिली की एक लौती संतान है, जबकि वैन वैन को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा काइंड है, तो उन्होंने उसे वापस नहीं भेजा बल्कि अपने पास ही रखा। इसके बाद जियांग सबको बताती है कि मैं जब पैदा हुई थी तो गलती से हॉस्पिटल में बदल गई थी, और इसी वजह से मैं 18 साल तक अपने पेरेंट्स से दूर रही, और मैं कुछ ऐसे लोगों के पास थी जो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और मुझे मारते रहते थे, और अब मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई हूँ। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा काइंड है, तो उन्होंने वैन वैन को अपने साथ में नहीं छोड़ा बल्कि उसे भी अपने साथ रखा, और अब मैं उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ। तो सब लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जियांग कितनी काइंड है, जो एक अडॉप्टेड डॉटर को भी इतना अच्छे से ट्रीट कर रही है, जबकि वैन वैन में कितना एटीट्यूड है। अडॉप्टेड डॉटर होने के बावजूद वो खुद को पता नहीं क्या समझती है। तभी वैन वैन गुस्से से उठती है और जियांग को कॉलर से पकड़कर पंच मारने लगती है। लेकिन तभी क्लास में टीचर आ जाती है और कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा क्लास में। तुम सॉन्ग फैमिली की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी दिल करे वो करो। तभी कुछ लड़कियां हंसने लगती है और कहती है, हाँ, नकली बेटी। जिसके बाद टीचर जियांग से कहती है कि तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी ख़राब है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो वैन वैन पूछती है कि इसके मार्क्स कितने आए हैं। तभी जियांग खुद अपने मार्क्स बताती है। उसके मार्क्स आधे से भी आधे आए थे। दुश्मन की तरह वे उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी जियांग सबको बताती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था ताकि मैं अपने भाई का खर्चा पूरा कर सकूं। इसी वजह से मैं स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाई और मेरे मार्क्स नहीं आए। और ये सब बताते हुए वो रोने लग जाती है। ये सुनकर सब लोग उसे सिंपैथी देने लगते हैं और कहते हैं कि बेचारी ने कितना स्ट्रगल किया है। इसके बाद टीचर भी सबको डांटती है और कहती है कि अब कोई भी इस बच्ची का मजाक नहीं उड़ाएगा। क्लास खत्म होती है तो वैन वान जियांग के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। जिसके बाद वो ब्रेक टाइम में बाहर जाती है और अपने कुछ मेल फ्रेंड से बात करने लगती है, जिनमें से एक जू था जो उसे काफ़ी पसंद करता था। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ। तो जू कहता है कि हाँ, मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम्हारा भाई तुम्हें पिक करने आ जाएगा और वो फिर से उसे बचा लेगा। तो वैन वान कहती है कि तुम भाई की फ़िक्र मत करो, मैं उनको 20 मिनट्स लेट आने को कहूँगी तो वो बाद में आएंगे। तो वो कहता है कैसे? वो कहती है 1 मिनट रुको। इसके बाद वो अपने ब्रदर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे वहाँ पीनट केक खाना है और वो सिर्फ एक ही बेकरी से मिलता था, जिसकी ड्राइव मिनिमम 20 मिनट्स की थी, जिससे वो देर हो जाना था। और वो कहती है कि स्कूल आते हुए मेरे लिए वो केक लेते आना, ठीक है? इसके बाद वो जू से कहती है देखा, अब ब्रदर पूरे 20 मिनट्स लेट आएंगे तो हमारे पास 20 मिनट्स है। वो कहता है हाँ बहुत है, तुम फिक्र मत करो, इसमें तो हम उसे बहुत अच्छा सबक सिखा सकते हैं। और उसको ये सब बातें करता जियांग दूर से देख लेती है। तभी वो अपनी क्लासमेट से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो वो उसको बताती है कि ये स्कूल के गुंडे के नाम से मशहूर है, ये ज़रूर तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत कर रही है और अब ये लोग तुम्हारी रैगिंग करेंगे, तो तुम प्लीज़ बच के रहना। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग मन में कहती है क्या मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है? जब मैं 8 साल की थी तब से मैं मार खा रही हूँ और इन सब चीज़ों से डील कर रही हूँ, तो तुम लोगों की गलतफहमी है कि तुम लोग मुझे डरा दोगे। जिसके बाद वो अपने मन में एक प्लान बनाती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है और कहती है कि क्या मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जिसके बाद वो क्लास में चली जाती है। तभी वान बान उसको कहती है बस तुम अब देखना मैं कैसे तुम्हारा हाल बुरा करती हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तो तुम्हें रीपे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में जियांग बहुत ज़्यादा डरती और घबराई हुई जा रही होती है। तभी वो सब लोग उसको रोक लेते हैं। तो वो एकदम ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो कहते हैं कि उनके सबके हाथ में रॉड्स होती है और वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी सू कहता है कि तुमने मेरी फ्रेंड को तंग करने की कोशिश की है ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। तो वो कहती है कि अभी मेरा ब्रदर आ जाएगा, फिर वो तुम लोगों को बताएगा कि अगर किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो क्या होगा। तभी वैन वान हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा ब्रदर नहीं आने वाला क्योंकि वो तो मेरा केक लेने गया है, मैंने जानबूझकर उसको केक लेने भेज दिया है, इसलिए तुम्हें आज यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे सामने हार मान लो और नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिसके बाद वो उसको मारने ही लगती है, लेकिन तभी जिया उसके हाथ से रॉड छीन लेती है और उसको मारती है और सिर्फ 3-4 बार में वो तीनों को ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है कि मैं जब 8 साल की थी ना तब से इन सब चीज़ों से डील कर रही हूँ, तो तुम लोगों को क्या लगता है इन रॉड्स को लेकर तुम मुझे डरा दोगे? कभी भी नहीं। तभी शू गुस्से से उसको मार में आने लगता है तो वो उसको पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सामने से उसकी बुलाई हुई पुलिस आ रही है तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उन सब ने उसको बहुत मारा है और नीचे गिर जाती है। तभी पुलिस वहाँ पर आती है और उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाती है और जिया की हालत के बारे में पूछकर उसके मॉम डैड को वहाँ बुलाती है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में भी वैन वान बार बार उसको धमकियाँ दे रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है और वो आते ही वैन वान की साइड लेने लग जाता है।
जिया को कहता है, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा, तुमने जानबूझकर मेरी सिस्टर को फंसाया है, और उसको ब्लेम करने लगता है। तो वो कहती है कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको फंसाया है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्या मैं पागल हूँ? वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर उसे प्रोवोक किया है। तो वो कहती है कि हर बार मेरी ही गलती क्यों दिखाई देती है, मैं उसको जानबूझकर सब चीज़ें करती हूँ क्या, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ क्या? वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और उसको जियांग को थप्पड़ मारते हुए देख लेता है और उसको बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हाथ उठाने की, क्या तुम्हें भी पता है इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है? तभी पुलिस वाला कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन सब ने मिलकर जियांग को बुली करने की कोशिश की है और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। इसके बाद वो उनको कैमरा की फुटेज दिखाता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और वैन वैन को कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने तुम्हें घर में रखा है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम जियांग के साथ ये सब करोगी, तुमने ऐसा करने की इजाज़त किसने दी? तभी चेन कहता है, नहीं डैड, गलती वैन वैन की नहीं बल्कि इस लड़की की है, इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तो वो एकदम इनोसेंट फेस बना लेती है और कहती है, ब्रदर को तो शुरू से ही मैं बुरी लगती हूँ, पता नहीं इनको क्या मसला है, ये मुझे पसंद नहीं करते, इन्होंने पहले भी मुझे फ़ोन किया है, जब जब कुछ गलत हुआ हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझ पर ही डालते हैं, इनकी नज़र में वैन वैन एकदम परफेक्ट है और मैं ही गलत हूँ, चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। डैड मॉम, आप दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कहीं अलग शिफ्ट कर दे, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती क्योंकि ऐसे तो मुझे ये लोग मार देंगे। तो उसके मॉम डैड उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, जब तक हम जिंदा है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वो चेन को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी सगी बहन के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ बचपन से रहता हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम कैसे झूठ बोल रही हो जो हम सब देख रहे हैं। तभी वो सबको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनकर भी चेन की अकल से पर्दे नहीं हटते और वो फिर भी उसकी ही साइड ले रहा होता है। जिसके बाद जियांग के डैड उसको और वैन वैन को कहते हैं कि आज से तुम लोग हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम लोग अलग से एक विला में रहोगे। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसके डैड उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 18 साल हमारे साथ गुजारने के बाद तुम ऐसे निकलोगे। इसके बाद वो और चेन एक अलग विला में शिफ्ट हो जाते हैं और जियांग मन में कहती है, फाइनली जो मेरा था वो मुझे मिल गया, मेरे मॉम डैड, उनका प्यार और ये फैमिली, अब ये सब मेरी है, सिर्फ मेरी। दूसरी तरफ हम वैन वैन को देखते हैं जो रो रही होती है और कहती है, भाई देखो, डैड ने हमें हमारी फैमिली से निकाल दिया। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तुम अच्छा पढ़ो, ताकि अगर तुम अच्छे स्कोर्स लोगी तो डैड तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और वो तुम्हें फिर से घर बुला लेंगे। तो वो कहती है, हाँ वैसे भी वो गवार पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको पता है उसके कितने मार्क्स आए थे? सिर्फ 302। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है और कहता है, क्या ये तो बहुत कम है। वो कहती है, हाँ वो पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है और वो हमारी फैमिली के लिए सिर्फ डिस्ग्रेस बनेगी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने घर में बैठी होती है। तभी वहाँ पर चेन उसे सामान लेकर आता है और फेंक देता है और कहता है कि तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ। तो वो बहुत हैरान होती है और कहती है, मैंने क्या किया है? वो कहता है, तुमने अपने स्कूल में जो किया है, तुम्हारे जैसी लड़की हमें नहीं चाहिए और वैसे भी तुम हमेशा से वैन वैन के अगेंस्ट थी, हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इस फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर है और वो है तुम नहीं। तो वो कहती है, मैंने क्या गलत किया है मुझे बताओ, क्या मैंने ये गलत किया कि उसने मेरे कमरे में स्नेक छोड़ना चाहा और वो खुद उसके कमरे में चला गया? यहाँ पर मैंने ये गलत किया कि उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और मैं गिर गई, या फिर उसने जो मुझे स्कूल में हरास किया वो गलत किया, उसमें मेरी क्या गलती थी? अब तुम ये चाहते हो कि मैं फाइट बैक भी ना करूं
और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? मैं तुम्हें भाई समझती थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं, क्योंकि तुम वैन मैन को सीक्रेटली लाइक करने लग गए हो। ही कहता है, क्या बकवास है, मैं उसे हमेशा से अपनी बहन की तरह देखता हूँ। तो वो कहती है, फिर मुझे क्यों नहीं देखते? मैं जब से आई हूँ तुम्हें बुरी लगती हूँ। हमेशा तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो ताकि तुम मुझे गलत साबित कर सको। जिसके बाद वो उसे थप्पड़ मारने लगता है, तो वो उसको एक थप्पड़ मारती है। तो वो कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो वो कहती है, तुम ऐसे काबिल हो क्या? मैं अब तक तुम्हें भाई समझती थी, इस वजह से मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें भाई कहलाया जाए। जिसके बाद वो उसकी अच्छी धुलाई करती है और वो तो हैरान रह जाता है ये देखकर कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम एग्ज़ाम का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सब लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से टीचर्स वहाँ पे आते हैं और वैन वान उनको कहती है कि क्या जियांग की डेस्क के नीचे चीटिंग रखी हुई है उसने। जिसके बाद टीचर उसकी चेकिंग करने आती है, लेकिन जियांग कहती है कि मुझे पहले पूरा पेपर करने दे, फिर उसके बाद आप चेकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पेपर का टाइम खत्म हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लोग उसकी चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन उसकी डेस्क के नीचे से उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी वैन वान कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके पास कोई चीटिंग ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, और चेकिंग करने लगती है। जिसके बाद वो कहती है, नहीं, मुझे यकीन है कि इसने ज़रूर अपने कपड़ों में चीटिंग छुपाई हुई है। तो वो सबके सामने अपने कपड़े उतार कर दिखाने लगती है, और तभी सब लोग उसकी कमर पे पड़े निशान भी देख लेते हैं और कहते हैं, लगता है इसको किसी ने बहुत अब्यूज़ किया है। तभी वो रोकर सबको अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि सिर्फ इस वजह से कि मैं हॉस्पिटल में चेंज हो गई थी, मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया। मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए। और ये जो इतने ऐशो आराम में रही, इसको हर तरह की सहूलत थी, फिर भी ये मुझसे चिढ़ती है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब वैन मैन की चेकिंग भी होनी चाहिए। जिसके बाद वैन मैन की डेस्क की चेकिंग होती है, तो उसके पास से चीटिंग निकल आती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग ने पहले ही उस लड़की को बोलकर चीटिंग की जगह चेंज करवा ली थी। जिसके बाद अब वैन वैन को प्रिंसिपल के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, जो उसको कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतना गिर जाओगी। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ वैन वान बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप हुई होती है, लेकिन जियांग कैजुअल ड्रेस में होती है। तभी वो वैन वान को कहती है कि वैसे भी तुम एक फालतू पीस हो इस फैमिली का, तुम्हारा होना या न होना हमारे लिए बराबर है। तभी वहाँ उनके ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, और वो वैन वान की जगह जियांग को ही प्यार कर रहे होते हैं, और उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा जैसी हो, सुंदर और प्यारी, मेरी रियल ग्रैंड डॉटर। जिसके बाद वो उसको कहते हैं, अब से वो सारे शेयर्स जो मैंने वैन वान को दिए थे वो मैं तुम्हें वापस देता हूँ, क्योंकि उस पर तुम्हारा ही हक है। तो वैन वान कहती है, ग्रैंडपा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, वो मेरे शेयर्स है, आप वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। तो वो कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। तभी वो उनको कहती है कि ये तो किसी काम की नहीं है, इसके तो ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आए। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में एक बड़ा सा बैनर था, जो ग्रैंडपा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, और उनको बताते हैं कि आपकी ग्रैंड डॉटर ने पूरे टाउन में टॉप किया है। जो सुनकर वान वान को लगता है कि शायद उसने टॉप किया है, और सब गेस्ट भी यही समझते हैं, और वो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि टॉप वान वान ने नहीं बल्कि जिया ने किया था। जो सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और जिया की खुशी को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जिसके बाद भी याओ याओ बाज नहीं आती और कहती है कि इसने ज़रूर चीटिंग की होगी, कोई भी पर्सन इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता है। तो वो सबको अपनी शर्ट खोलकर दिखाती है और कहती है, देखो ये होता था मेरे साथ, इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, और तुम लोगों को लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ।
जो देखकर सब लोग उस पर बहुत दया करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस कंडीशन में भी तुमने इतना कुछ कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना इस कंडीशन में कोई भी पास नहीं हो पाता, लेकिन तुमने पास होकर दिखाया है। तभी वहाँ पर वैनमान के रियल पेरेंट्स आ जाते हैं और जियांग को अपने साथ चलने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमने 18 साल तक तुम्हें पाला है और अब तो तुम इतनी अमीर भी हो गई हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम हमें सपोर्ट करो। तभी वो उनको कहती है कि क्या मैं तुम्हारी रियल बेटी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी और बायोलॉजिकल डॉटर तो सामने खड़ी हुई है। तो उसको देख के वो लोग लालच करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो इतनी सुंदर डॉटर की शादी करेंगे तो कम से कम तो 2 मिलियन देंगे हमें। इसके बाद वो उसको फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम हमारी बेटी हो तो तुम्हें हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा। ये सुन के वो तो डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और चैन के पीछे छिप जाती है। तभी उसकी माँ रोने लग जाती है और सबको कहने लगती है कि देखो देखो क्या ज़माना आ गया है, एक बेटी अपनी माँ को नहीं पहचान रही। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि ये हमारी असली बेटी है। हम कितने सालों तक तरसते रहे, लेकिन फिर भी अब हमें ठुकरा रही है, सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग फैमिली की वजह से। इन लोगों ने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। और वो रोते हुए ड्रामा करने लग जाती है। इसके बाद चैन, जियांग और बाकी सबको कहता है कि ये कहीं भी नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी, ये सॉन्ग फैमिली की बेटी है। तो वो कहती है कि अब आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मैंने 18 साल तक सफ़र किया है इस परिवार में रहकर, तब तो आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बाद ग्रैंडपा को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि तुमने 18 साल तक जो कुछ सहा वो सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर हम उस समय अस्पताल में तुम्हें ढूंढ लेते तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ और मेरा सारा बिजनेस संभालो, क्योंकि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो तुम्हें ही सब संभालना होगा। तो वो कहती है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, आप ये सब मेरे भाई को भी दे सकते हैं। ग्रांता कहते हैं कि नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसे अपना पूरा बिजनेस सौंप सकूं। इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि अब से ये सब तुम संभालोगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम वैन और चेन को देखते हैं, जो हमेशा की तरह अपने ही मेलोड्रामा में बिजी थे। तभी वहाँ उनके डैड आते हैं और वो चेन के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कल पार्टी में किया उसके बाद तुमने सबके सामने मेरी नाक कटा दी है। तुम्हें पता भी है कि ग्रैंडपा तुम्हारी हरकत से कितने गुस्से में है। तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ रहोगे तो और परेशानी पैदा करोगे। इसी वजह से अब मैंने तय किया है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो। चेन कहता है कि लेकिन डैड। उसके डैड कहते हैं कि मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उसे वहाँ से भेज दिया जाता है और वैन से कहते हैं कि तुम पहले ही बहुत गिर चुकी हो, अब दोबारा कोई ऐसी हरकत मत करना कि मैं तुम्हें मजबूर हो जाऊँ सॉन्ग फैमिली से निकालने के लिए। मैं तुम्हें फ़ोन करने आया हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत फिर मत करना। ये सुनकर वैन रोने लग जाती है और कहती है कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है, ब्रदर भी अब्रॉड जा रहे हैं, अब मेरे लिए कौन सा सहारा बचेगा। इसके बाद उसे जिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो लड़की। दूसरी तरफ हम जिया और ग्रैंडपा को देखते हैं, जो बहुत अच्छे से सारे काम सीख रही होती है और उनके साथ बिजनेस भी संभाल रही होती है। इसके बाद हम उसे पार्टी में देखते हैं, जहां वो बहुत खूबसूरत ड्रेस में होती है। तभी ग्रैंडपा उसे सबसे मिलवाते हैं और यहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसे ग्रैंडपा उसकी शादी के लिए चुन रहे थे, और उसी लड़के को वैनमान दी बहुत पसंद करती थी। इस वजह से वैनमान कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो धोखे से एक वेटर को बोलकर जिया की ड्रिंक में दवा मिलवा देती है ताकि उसे नशा हो जाए। वो ड्रिंक पीने के बाद जिया के सिर में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ रेस्ट रूम से। वो जैसे ही बाथरूम जाती है, एक लड़का उसे एक कमरे में ले जाता है। तभी वैन सबके पास जाकर बताने लगती है कि मेरी सिस्टर एक अजनबी आदमी के साथ कमरे में चली गई है। ये सुनकर सबको बहुत ज़्यादा शौक लगता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन वैन कहती है
कि अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख कर आइए। जैसे ही सब लोग कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वैन वान ने उस आदमी को मारकर पीछे फेंका हुआ है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी पड़ा है। और जिया भी नशे में होती है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल रखा होता है। इसके बाद ग्रैंडपा डॉक्टर को बुलाते हैं और तभी वही लड़का जिसे वैन वान पसंद करती थी सीसीटीवी की तस्वीरें सबको दिखाता है और कहता है कि देखिए, सच तो ये है कि ड्रिंक में कुछ वैन वान ने ही मिलवाया था। वैन वान कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वेट्रेस आती है और सबको सच बता देती है कि इसी ने हमें मजबूर किया था और पैसों के लालच में मैंने इसका ये काम कर दिया था। इसके बाद वैन वान सबके सामने आ जाती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और माफ नहीं कर सकता, अब तुम्हें सॉन्ग फैमिली से निकलना ही होगा। वॉन वान सबके सामने माफी मांगने लगती है और कहती है कि कृपया मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तभी वहाँ चेन आ जाता है और वो दोबारा से जियांग को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मेरी सिस्टर को फंसा दिया गया। इस पर ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसमें तुम्हारी बहन के साथ जो किया है उसके बाद तुम्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वे ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो ग्रैंडफादर उनको सब बताते हैं और कहते हैं कि इसने हमारी सॉन्ग परिवार की बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो इससे खुद ही पूछ लो। इसके बाद वो आदमी खुद कहने लगता है कि हाँ, मुझे इस लड़की ने पैसे दिए थे ताकि मैं जियांग को लेकर इस कमरे में आ जाऊं और उसके साथ ये सब करूं। इसके बाद वो सबसे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन कोई भी उसे माफ़ नहीं करता। तभी वो जियांग के पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि कृपया मुझे माफ़ कर दो। तो जिया कहती है कि कभी भी नहीं और उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसी लड़की यही लायक है। उसकी माँ भी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि 18 साल तक मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सीख पाई। इसके बाद उसे परिवार से निकाल दिया जाता है, लेकिन चेन अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा था तो ग्रैंडफादर उसे भी थप्पड़ मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। अगले दृश्य में हम वैन वैन को देखते हैं जो बाहर बैठी रो रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब वो सॉन्ग परिवार से निकाल दी गई थी। अब उसके सारे आराम खत्म हो गए थे जो उसे वहाँ मिले हुए थे। न उसके पास कोई घर था और ना ही कोई सहारा। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक और तरीके से सॉन्ग परिवार में वापस जा सकती हो। तो वो पूछती है कि कैसे। वे कहते हैं कि अगर तुम किसी तरह चेन को फंसा लो और उसके बच्चे से गर्भवती हो जाओ तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम बहू बनकर वापस उस परिवार में आ जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरा भाई है, मैंने बचपन से आज तक उसे भाई कहा है। तो वे कहते हैं कि ठीक है, मरती रहो, मेरे पास तो सिर्फ यही एक तरीका था, अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता तो छोड़ दो। लेकिन ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद वो बारिश में चेन के पास जाती है और बहाने से उसे छूने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चेन तो उसे एक बहन की तरह ही देख रहा होता है क्योंकि उसके दिल में कोई खराब इरादा नहीं था। इसके बाद वो कहती है कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, उसके बाद हम दोनों बैठकर शराब पियेंगे। वो उसे इतना पिलाती है कि चेन पूरी तरह नशे में हो जाता है। इसके बाद वो उसकी शराब में अपने हाथ से कुछ मिला देती है जिससे उसे गर्मी लगने लगती है। फिर वो कहती है कि चलिए भाई, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। चेन कहता है ठीक है, लेकिन उसके छूने से उसे अजीब लगने लगता है और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वैन वान उसे काबू में कर लेती है। और जैसे ही दोनों के बीच गलत स्थिति बनने वाली थी तभी वहाँ ग्रैंडफादर, उसके पेरेंट्स और जियान आ जाते हैं। ग्रैंडफादर चेन को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर उसे जांचता है और कहता है कि इसे दवा दी गई है। फिर ग्रैंडफादर वॉन वान से कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर सकती हो। बचपन से जिसे तुमने भाई माना, आज तुम उसके साथ ये सब करने जा रही थी, मुझे शर्म नहीं आई। उसके पेरेंट्स भी बहुत हैरान थे।
तभी वो सबसे माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मैं लालच में अंधी हो गई थी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि इस तरीके से मैं परिवार में वापस आ जाऊंगी। मैं सिर्फ जलन में ऐसा कर बैठी। कृपया मुझे मत भेजो, मैं क्या करूंगी। लेकिन जियांग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि 18 साल तुमने सबका प्यार लिया, सबने तुम्हारी परवाह की, तुम सॉन्ग परिवार की अकेली बेटी बनकर रही, लेकिन फिर भी तुम्हारी लालच खत्म नहीं हुई। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं था, काश तुम ठीक से समझ लेती। इसके बाद वो उसके असली पेरेंट्स को बुलाती है और कहती है कि इसे ले जाओ। तो वो माफी मांगने लगती है और कहती है कि कृपया मुझे उनके साथ मत भेजो, मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे सॉन्ग परिवार की आदत है, मुझे यहाँ से मत निकालो। लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो अपने असली पेरेंट्स के पास चली जाती है और फिर भी चेन उसकी तरफदारी करने लगता है और कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। तो ग्रैंडफादर उसे फिर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि इसने तुम्हें दवा दी, तुम्हारे साथ ये सब होने वाला था, लेकिन तुम अभी भी इसकी तरफ खड़े हो, क्या तुम पागल हो। 2 थप्पड़ और मारकर कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी जियान से माफी मांगते हैं क्योंकि हर बार उसकी वजह से जियान ही आहत होती थी। इसके बाद जियान बहुत खुश होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में तो ये सब पहले से सोचा हुआ था। अपने परिवार का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे शक हो गया था कि वो इस परिवार की हो ही नहीं सकती। उसके बाद उसने जांच करवाई और उसकी आशंका सच हो गई क्योंकि वो उस परिवार की नहीं थी। फिर उसने अपनी असली परिवार को खोजने की कोशिश की और थोड़ी कोशिश के बाद उसे पता चल गया कि उसकी असली परिवार सॉन्ग परिवार है। तो उसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाई और अपनी जान को खतरे में डाला क्योंकि जैसी जिंदगी वो जी रही थी उससे तो बेहतर था कि या तो उसे नई जिंदगी मिले या फिर मौत। और फिर एक्सीडेंट के बाद उसके पेरेंट्स को उसका पता चला और ये भी कि वो उनकी असली बेटी है। और इसी तरह उसे अपनी परिवार, अपने पेरेंट्स और अपना लव मिल गया और आज उसके पास सब कुछ था जिससे वो बहुत खुश थी। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी एंड होती है।